एक ओवरऑल पिक्चर दे देता हूं। कई सारे एग्जांपल दूंगा टू टेक डाउन नोट्स और रिमेंबर। प्रिंसिपल, सिस्टम, आइडियोलॉजी इन द कंट्री एंड बिटवीन द कंट्रीज में फर्क होता है। इंटरनेशनल नॉर्म्स अलग होते हैं, बट इंटरनेशनल फील्ड में जनरली थेरेटिशियन ये कहते हैं कि देयर इज एनार्की। एनार्की का मतलब ये नहीं कि लड़ाई चल रहा है, सिविल वॉर हो रहा है, बम नहीं। एनार्की का मतलब ये है कि वर्ल्ड लेवल पे कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बैठा है, सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, तो ऊपर कोई नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी एक वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, तो इट इज स्टेट ऑफ एनार्की। का मतलब ये है कि आप खुद को संभालो, तो प्रोटेक्ट करो, सेल्फ हेल्प। तो इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं और नेशनल लॉ। इंडिया के अंदर कुछ हो गया तो आपके पुलिस डिपार्टमेंट है, कोर्ट है, कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, आपको जेल जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो पुलिस लेके जाएगा। पर वर्ल्ड लेवल पे ऐसा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, तो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जो वर्डिक्ट होता है उसके बाद एक पावरफुल कंट्री बोलेगा कि नहीं मानूंगा। तो इफ दैट इज द केस, हमारा जो विदेश नीति में हम सिंपली प्रिंसिपल को देखें या इंटरेस्ट को देखें, में समस्या आ सकता है। रूल के हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, आइडियोलॉजी को नहीं। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अमेरिका की बात देखिए। अमेरिका तो खुद क्लेम करता है ना, एक लीडिंग पावरफुल प्रॉस्परस डेमोक्रेटिक कंट्री, मगर इतिहास में अमेरिका इतना क्लोज रिलेशन रखा है सारे नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम के साथ। संधु वान ऑफ साउथ कोरिया, फर्डिनांड मार्कस ऑफ फिलीपींस, मैनुअल एंटोनियो नोरिएगा ऑफ पनामा, समोजा ऑफ सोमालिया। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसे डिक्टेटर के साथ कैसे मिलकर रह सकते? घर के पास आएंगे, इधर पाकिस्तान है, अमेरिका पाकिस्तान का मिलिट्री तो कटलिंग कर रहा था और इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। जियाउल हक का नाम सुना है ना, जनरल जियाउल हक, स्मार्ट मिलिट्री फेलो, का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा था। एक पाकिस्तानी सिटीजन ने वो बार्बर को पूछा, जो नाई जो बाल काटता है, यार तुम्हें जियाउल को देखकर डर नहीं लगता? तो लगता है, सबको डर लगता है। तो जब बाल काटते हो तुम्हारा हाथ कांपता नहीं है? बोलते कांपता है। इतना बढ़िया लेवल कैसे करते हो? बोलते मेरे पास एक ट्रिक है। तो क्या ट्रिक है? जब मैं साइड साइड के बाल काटता हूँ तो ऐसे करता हूँ, जब लेवल करना होता है मैं उनको एक क्वेश्चन पूछता, जनरल साहेब डेमोक्रेसी कब आएगा पाकिस्तान में? तो सारे बाल खड़े हो जाते हैं, मुझे इतना इजी होता है काटना। मतलब ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक वेल डिक्टेटर, पाकिस्तान का अमेरिका का बहुत बढ़िया दोस्त था। इट्स ऑल अमेरिकन इंटरेस्ट। मैं जो आपको समझा रहा था कि वियतनाम वॉर हुआ, कैसे स्ट्रक्चर बदला,
बदलती स्ट्रक्चर में एक सबसे महत्वपूर्ण इवेंट था, वो था साइनो अमेरिकन देतांत। देतांत की बात कही, अमेरिका चाइना के भी देतांत हुआ था। चाइनीज सिविल वॉर के बाद तो अमेरिकन चाइनीज बात भी नहीं करते थे। एक बार पोलैंड, वर्सा डिपार्टमेंटल स्टोर में एक अमेरिकन एम्बेसी का फर्स्ट कुछ खरीद रहा था, देखा कि चाइनीज वहां खड़ा है, तो बात करना चाहा, हे मिस्टर चैन चुन समथिंग कुछ बोला, तो देखा अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा है, भागा, वो दौड़ा दौड़ा दौड़ दौड़, लुक मैन, आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू मैन, हे मैन, वेट, आई एम एन अमेरिकन। वो दौड़ दौड़ के पार्किंग तक गया, तो बोला, इफ एनीबडी वुड नो दैट आई एम टॉकिंग टू एन अमेरिकन, आई विल लूज माई जॉब। भाग गया। इतना बुरा हाल था। पर जब देतांत हुआ, वो भी काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो बात ही नहीं करते थे। उन्होंने पाकिस्तानियों को एक मैसेंजर बॉय बनाया। अमेरिका का वन ऑफ द टॉप नॉच डिप्लोमेट, स्ट्रेटेजिक, अभी भी जिंदा है, बुढ़े हो गए, हेनरी किसिंजर। 2-3 बार मिला हूं मैंने। ब्रिलियंट, जस्ट ब्रिलियंट। on a fine day he came to Pakistan. होटल में रहे, रात को सारे पाकिस्तानी सो रहे थे, और हेनरी किसिंजर ने मिलिट्री बेस से बीजिंग पहुंच गए। बातचीत की कि अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ने बीजिंग आएंगे बात करने के। अर्ली मॉर्निंग ऑफिस आ गए, को खबर नहीं, फिर जाके वॉशिंगटन पहुंच गए। देन ही मेड एन अनाउंसमेंट, आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम चाइना। दैट क्रिएटेड ए पॉलिटिकल अर्थक्वेक, बट दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ चाइना अमेरिका देतांत, दोस्ती, पाकिस्तानी हेल्प। बिकॉज चाइना पाकिस्तान मिल गया था ना आफ्टर 62 वॉर, तो दे काफी क्लोज फ्रॉम देन ऑन। टाइम में निक्सन, जो कि चाइना को ओपन डोर पॉलिसी करके जाके बातचीत करके आए और एक कम्युनिस्ट सरकार से दोस्ती बनाया। क्यों बनाया दोस्ती? क्योंकि सोवियत यूनियन तो एक कम्युनिस्ट सुपर पावर था। उन्होंने चाहा, चाइना और सोवियत यूनियन के बीच बनता नहीं है, अगर हम चाइना को सपोर्ट करके सोवियत यूनियन को काउंटर करें तो आउटसोर्सिंग हो जाएगा, चाइना ने उनको रोकेगा, स्ट्रैटेजिक। तो वही सोच में गए थे, दोस्ती बनाए भी है। में निक्सन और उसमें लिखा कि वर्ल्ड का एक जो पॉलिटिकल पैराडॉक्स यही है, इंडिया जैसे डेमोक्रेसी ने जैसे कम्युनिस्ट कंट्री के साथ दोस्ती बनाया है। तो मैंने उसी टाइम में एक आर्टिकल रिव्यू किया था, बोला कि निक्सन क्या ये भूल गए, चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री था और निक्सन ने जाके दोस्ती बनाया। तो इंडियन डेमोक्रेसी पर आप ऐसे अटैक क्यों कर रहे हो, खुद कर रहे हो ऐसे। का मतलब ये है, अगेन कमिंग बैक टू दिस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इज ऑल राइट, बट प्रैग्मेटिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। यही कारण है कि हम म्यांमार के जुंता के साथ भी हमारा रिलेशन, और जो प्रिंसिपल है नॉन इंटरफियर इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज, जो समय उसको, अमेरिका पावरफुल कंट्री है इसीलिए बोलता है कि कर लेंगे, डेमोक्रेसी प्रमोट करेंगे, कर पाएंगे। हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड डू द बेस्ट, हित में कोई कोशिश। तो दिस इज a complete answer to your question. But I'll tell you another interesting, डेमोक्रेसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी 15-20 दिन पहले मैं रविंद्र यूनिवर्सिटी था उड़ीसा में, कटक में। उन्होंने मुझे कोई टॉपिक तो नहीं दिया, जब पहुंचा टॉपिक लिख दिया खुद, डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी में इतना ही था। आप में से जितने लोग ये सोचते हो कि डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेज योर हैंड्स। 3 लोग हाथ उठाए, वहां 3 लोग हाथ उठाए। देन मैं अपना लेक्चर ऐसे दिया कि उनको सपोर्ट किया, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो मेरिट्स है, अगेन प्रैक्टिस में तो बहुत सारे हैं। अगेन अमेरिका का एग्जांपल, जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना, अमेरिका का एक फेमस प्रोफेसर चार्ल्स बेयर ने किताब लिखा, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। का क्लासिक स्टेटमेंट था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एलिटिस्ट डॉक्यूमेंट। उनका वो कन्वेंशन में, कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन में जब आर्टिकल बना रहे थे, का एक मेजोरिटी फियर था कि डेमोक्रेसी तो मोबोक्रेसी हो जाएगा, मॉब हो जाएगा। दे वर अफ्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन ही गया, फॉर क्वाइट ए फ्यू इयर्स अमेरिका में स्लेवरी तब भी चल रहा था। स्लेवरी एंड डेमोक्रेसी का नहीं। लाइकवाइज आप पिकअप करिए, ये प्रॉब्लम है। मेरा जो गुरु वॉज द फादर ऑफ अमेरिकन स्टडीज इन इंडिया, पहला इंडियन अमेरिका में जाके पीएचडी किए थे अमेरिकन हिस्ट्री। उन्होंने फ्रंटलाइन में एक आर्टिकल लिखा था, अमेरिका, अमेरिकन डेमोक्रेसी 43%। मतलब वोटिंग टर्नआउट इंडिया से भी बेकार है। और जनवरी 6 जो हुआ, वो जानते हैं आप क्या क्या हुआ 2021 में? तो डेमोक्रेसी इज नॉट लाइक ए होली काउ, सेक्रेड मंत्र। काफी सारे मेरिट्स भी है, बट alternative can be worse. So democracy can be choicest forms of governance, ताकि थोड़ा सा एम्पावरमेंट फील करता है। इंडिया की बात देखो, इंडिया में पॉलिटिकल साइंस में जो लोग पीएचडी किए हैं, काफी सारे वोट देने भी नहीं। गांव में जिसको हम अनपढ़ गंवार कहते हैं, वो जाके वोट भी देते हैं, सरकार भी बदल देते हैं। एक बार नहीं, बार बार। बहुत सारे लोग गरीब हैं, भी वोट देते हैं। उनका पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कहां से आता है? पार्टली बिकॉज ऑफ आईटी रेवोल्यूशन। टेलीविजन में जिस टाइप का डिबेट चलता है, आप सब जानते हो। तो जो आदमी लिखाई पढ़ाई कुछ मालूम नहीं है, उसको स्कूल कॉलेज नहीं गया, मैंने कान दिया है, दिमाग तो दिया है, देखता है टीवी डिबेट, चाहे क्या हो रहा है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। 5 साल में एक बार भी का वैल्यू कितना बढ़ जाता है जब इलेक्शन हो। आप ये कह सकते हो कि 5 साल में एक बार वोट दिया, पैसा मिला, कुछ दारू बोतल मिले, ऐसा से हुआ, क्या हो गया? अगर उतना भी नहीं होता तो, बिकॉज डिक्टेटरशिप बात ही कुछ। ग्रीस का नाम सुना होगा, सिटी स्टेट का नाम सुना। हाँ, डिक्टेटर हुआ करता था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सब एक फील्ड में सिटी के लोग आए। एक दिन डिक्टेटर भाषण दे रहा है, माय कंट्रीमैन, द प्राइसेस ऑफ ब्रेड मस्ट नॉट गो अप। यस योर मैजेस्टी। नेक्स्ट सेंटेंस, द प्राइसेस ऑफ ब्रेड
must not come down. Yes, Your Majesty. Last sentence. The prices of bread must not remain the same. Yes, Your Majesty. जो बोला ये तोता, ये भी होता है। डेमोक्रेसी में काफी सारे है, इंडिया में भी है, हम जानते हैं। रोल ऑफ मनी पावर, रोल ऑफ मसल पावर, सब होता है। बट इवन देन डेमोक्रेसी which provides a very good alternative to other kinds of governance. But in diplomacy and IR, democracy is preferable, should be preferable, but नहीं हो पा रहा है, तो not at the cost of your interest. तो अगर आपको डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन पूछेंगे, to say that this is one of the best forms of governance. Other forms of government जो हुआ है, एग्जाम्पल्स बहुत कम है. That doesn't mean that it is absolutely clean. प्रिंसिपल में सारे थ्योरी अच्छे हैं, डेमोक्रेसी भी, प्रैक्टिस में हर एक सिस्टम में गड़बड़ हो सकता है. तो गोल शुड बी टू मेक इट मोर रेजिलियंट, स्ट्रॉन्गर. ऐसे आर्ग्यू करना. Whether 18 years should be the right age, exercise the right to vote. That is the question. एक डिबेटेबल पॉइंट है. There is nothing sacrosanct about 18. It can be 17 and a half, it can be 18 plus 3, right? But generally एक consensus build करने के लिए उन्होंने सोचा है कि आपने स्कूल खत्म किया, कॉलेज में पैर रखे हैं, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस पढ़ चुके हैं और अवेयरनेस बढ़ गया है, तो you should go and exercise your. But अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, पहले से आप सोच लो आंसर, नहीं तो वहां आर्ग्यू नहीं कर पाओगे. इंटरव्यू जाने से पहले 6-7 दिन पहले नोटबुक बनाओ. मेरे जैसे बहुत लोग आके भाषण आपको जो की क्वेश्चन है ना, उसको क्वेश्चन लिख, तब पोटेंशियल आंसर क्या होना चाहिए तो या लिख लो. हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना आए, बट ये एक्सरसाइज ना आपको इतना स्ट्रांग बना देगा कि कोई भी क्वेश्चन पूछे आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते. तो उसमें आप ये सोच लें, व्हाई नॉट 10 और व्हाई नॉट आफ्टर +2 जो एवरेज एज है. से अभी IT सेक्टर आ गया है, लोगों का कॉन्शियस बहुत बढ़ गया है, एंड इनफैक्ट द IQ लेवल बच्चों का उनके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने ऐसे पैदा हुआ जिसमें ये सारे है. सोशल मीडिया पहले नहीं था. जब मैं खुद स्कूल में पढ़ता था, टेलीफोन कहाँ हुआ करता था, कई के ऑफिस में होते थे. आई स्टिल रिमेंबर वॉकिंग 1 किलोमीटर में एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था, वहीं से जाके टेलीफोन उठा के हम बस स्टैंड फोन करते थे, जस्ट टू नो कैसे काम करता है. भाई वो बस नंबर 25 कब निकलेगी, जस्ट टू फील गुड. आजकल सारी के पास भी है. दिल्ली में वो जो रोड साइड में भीख मांगते हैं ना, वो RK पुरम में मैं रेड लाइट में खड़ा हूँ, एक को देखा, हाँ भाई रमा कहाँ भीख मांग रही हो, मैं मोती बाग में. आ जाओ लंच करते हैं. ये सोसाइटी इवॉल्व हो गया है, ऐसे पहले नहीं था. जब नया नया फोन आया था, फोन को लोग रेस्तरां में जाके टेबल के ऊपर रखेंगे, घर पे बोल देंगे एक रिंग मार देना 8 बजे, ट्यों ट्यों ट्यों. अब अरे सिंगापुर से आया होगा या दुबई से आया होगा. इट वॉज ए प्रेस्टिज
कॉल। मैं तो एक बार ऐसे लेक्चर दे रहा था, फोन आया, नया नया फोन है, जस्ट वेट ए मिनट, मैं बाहर गया, यस। जब वापिस आओगे आलू भी लेके आना। लेक्चर के बीच में आलू। आजकल क्या होता है, सब पॉकेट में नहीं तो बैग में रखते हैं, स्टेटस सिंबल नहीं रखता, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्शियस कनेक्टिविटी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एड हो गया है कि वोटिंग एज अगर थोड़ा सा कम किया जाए कोई नुकसान नहीं है। रादर यंग पीपल विल फील एनर्जाइज्ड, एम्पावर्ड। हम भी वोट देना चाहते हैं। When all of you have gone to colleges, आपका लेवल पे बहुत सर्च कैसे करना डाल तो दिया है दिमाग में, PhD तक कुछ नहीं हुआ करता था, आजकल बदल रहा है, एजुकेशन बदल रहा है। तो आप पहले से आर्ग्यूमेंट कर लो एंड जस्टिफाई हाउ द कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है धीरे धीरे। एंड स्टूडेंट्स ऑफ एज ग्रुप वट एवर +2 वाले का दिमाग इतना तेज है, को एम्पावर करना चाहिए। वो डेमोक्रेसी के हित में है, खुद के हित में। देखिए मैं भी आके लंबा चौड़ा भाषण निकल जाता है, मैं आपको क्यों एंगेज कर रहा हूँ? बिकॉज आपके दिमाग में जिस तरह क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज स्टिमुलेटिंग टू माई ब्रेन, दैट इज व्हाई। तो यंगर लोगों को जितना एम्पावर करोगे, देश का, सोसाइटी का इतना हित होगा। क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी का जो है काफी लंबा होता है, का जल्दी से सिस्टमिक चेंज नहीं होता, पोजीशन बदल सकती, बट एक फंडामेंटल चेंज लाने के लिए टाइम फ्रेम चाहिए। फैक्ट ये है, लास्ट मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि ताइवान पार्ट ऑफ चाइना, और ये लेजिटिमेट। ताइवान का रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल में बैठता था, बट जब चाइना अमेरिका दोस्ती वही देतान के टाइम में हो गया, टाइम ताइवान को हटा दिया गया और मेन चाइना का रिप्रेजेंटेटिव चला गया। फिर अमेरिका ने 1979 में एक कानून बनाया, ताइवान रिलेशंस एक्ट, और फिर चाइना के साथ समझौता किया, काफी फ्रेंडशिप ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, 2-3 शंघाई वगैरह। अब मैं वही वन चाइना, चाइना 2। तो इसमें इंडिया भी पहले से कह रहा है कि पार्ट ऑफ। सिमिलर थिंग हैपेंड, बट जब चाइना का आर्मी आके तिब्बत को कब्जा कर लिया, उस टाइम नेहरू ने प्रॉम्प्टली मान लिया तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना। जल्दबाजी अच्छा नहीं था, टाइम में इंडिया का इंटरनेशनल लॉयर भी ज्यादा नहीं थे, और नेहरू जो बोलते थे वही फॉरेन पॉलिसी था। उनका एक रोमांटिक साइड था चाइना के ऊपर। उन्होंने सोच रहे थे कि चाइना इंडिया भाई भाई मिल जाएंगे देश को। चाइनीज स्मार्टर गाइस। अभी पॉलिसी को बदलना मुश्किल, पर जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर अपना पोजीशन रखा है और पाकिस्तान को सपोर्ट का पॉलिसी चल रहा है, चलाता हूं ताइवान के साथ मैं थिंक टैंक कर देता हूं, ताइवान क्राइसिस पे इवेंट। अभी जो सरकार की बात आप कह रहे हो, सरकार जब पहले इलेक्शन में इंडिया का टॉप लेवल ऑफिसर इनाग्रेशन आना गुस्सा किया, तब सेकंड टर्म में लेडी बन के आई आई फिर बीजेपी का एक गया, एक तो पार्लियामेंटरी, वो भी एक लिंक है। चाइना के साथ हमारा इकोनॉमिक, ट्रेड, कल्चरल रिलेशन भी बढ़ रहा है।
सॉरी ताइवान के साथ। तो धीरे धीरे इंडिया ने अपना पोजीशन जाना ताइवान स्ट्रॉन्ग करे जा रहा है, बट सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है ना। इधर हमारा कैश प्रॉब्लम है, पाकिस्तान बोला है कि मेरा है, फिर बाकी है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है। तो फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति में डायरेक्टली में करना मुश्किल, और ज्यादा मुश्किल होता है जब दूसरा देश आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो। तो केयरफुली हम अपना पोजीशन, जब नैन्सी पेलोसी ने ताइवान विजिट, चाइनीज गवर्नमेंट ने पैसा दे दे के प्रेशर कर करके ड्राइविंग देम बहुत सारे देशों को कहा कि तुम दो, वी बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी। बहुत सारे, क्या अमेरिका भी रिपीट किया, हमारा विदेश ने रिपीट नहीं किया। फिर किसी ने पूछा वाई आर यू नॉट सेइंग दैट देयर इज वन चाइना पॉलिसी, सिर्फ उन्होंने कहा हमारा पोजीशन ताइवान पे बदला नहीं है, उधर कंसिस्टेंट। और बस तो खुंदक है वो तो पता चल गया। आपका नाम राम है, मैं सिर्फ ये कहूंगा, सब लोग उनको राम राम बोल रहे हैं तो कि नहीं मैं जानता हूं, मगर बोलने की क्या जरूरत है, थोड़ा अलग हो गया ना। इंडिया का पोजीशन ताइवान पे बदल रहा है, देश है, चाइना लेजिटिमेट बोल रहा है, हांगकांग को कब्जा कर लिया। अभी कल का स्टेटमेंट है एंथनी, क्या नाम है उसका, स्टेट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ब्लिंकन, एंथनी ब्लिंकन। चाइना बहुत तैयारी कर रहा है ताइवान को अपना, जिनपिंग ने अभी भी थर्ड टर्म मिल गया। 1949 100 इयर्स ऑफ पीआरसी, ताइवान को जैसे ही हम है, तो चाइनीज का बहुत सेंटिमेंट, तिब्बत पे भी दलाई लामा पे, फिर भी कहते हैं गलवान में ये हुआ, चाइना ने ये किया, चाइना ने अटैक किया। आप तो चाइना के कुछ, बट ये चाइनीज लोग ये सोचते हैं कि दलाई लामा अपना ट्रूप लेके इंडिया भाग गया, वो तो हमारे दुश्मन है, ने पनाह दिया है, गवर्नमेंट ने एग्जाइल भी बनाया है, खुद कोई है। तो टॉप लेवल पे उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको केयरफुली ऑडिट स्टेटमेंट बोलना, शूट योर माउथ कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बहुत एग्जाम्पल है कैसे कैसे, मैं भी खुद टीवी पे फिर चाइनीज जनरल, आप कैसे ऐसे बोल सकते, बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। 14 अगस्त 1947 में जिस इंडिया आप देख रहे हो ऐसा इंडिया नहीं था। मोर देन 500 इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, प्रिंसली। दे आर लकी लिव इन एन इंडिया दैट वल्नरेबल। सोचिए, एज ए स्टूडेंट जब मैं स्कूल जाता था, वो मिड डे मील में मिल्क मिल्क पाउडर मिलता, वो मिल्क पाउडर यूज टू कम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, PL 480 पब्लिक क्लब 4। 50-60 में जब वियतनाम वॉर चल रहा था, टाइम में इंडिया में बड़ा सा फेमिन हुआ। टाइम में फेमिन, एग्रीकल्चर फेलियर, फ्लड इतना होता था, सैकड़ों लोग, हजारों लोग मरे जा रहे थे। जब इंडिया ने एड खाने के लिए अनाज मांगा, अमेरिका कहा अपना पोजीशन वियतनाम पे बदल दो, फिर हम सोचेंगे, फिर लोग मर रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। 75 ईयर्स जितना हम रिमार्केबल है, बट वल्नरेबिलिटी, तो जब भी सरकार एक पोजीशन लेता है, लेना पड़ता है। फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी में आप सेंटिमेंटल हो जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस काफी सारे करना पड़ता है।
आपको याद है जब इंडिया का कई सारे बीएसएफ सोल्जर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में उनको लाइव पुलिस कर दिया, चमड़ा निकाल दिया लाइव। इंडिया ने क्या बांग्लादेश को अटैक किया? श्रीलंका बोला मदद करो, आप अपना सोल्जर भेजो। हमने 12,000 आईपीकेएफ भेज दिया, इंडियन पीस कीपिंग। हजारों इंडियन सोल्जर मर गए श्रीलंका में। दूसरी सरकार आई और बोली आप निकलो यहीं से, सारे सोल्जर वापिस आ गए। उनको जाके माला पहना के विक्ट्री ये करके दिया। गलती कहां? पंडित नेहरू ने उस टाइम नॉन अलाइनमेंट चिल्ला रहे थे। जब चाइना ने अटैक किया एंड स्लोली स्लोली आके आसाम तक पहुंच गया, नेहरू तब तक कृष्ण मेनन के इन्फ्लुएंस में आके अमेरिका को कुछ नहीं बोलते थे, हेल्प भी नहीं मांगते थे। ऑल बिकॉज कृष्ण मेनन जो कि लेफ्टिस्ट था और मॉस्को में उसका दोस्ती था, एम्बेसडर भी। जब आसाम में आ गए देन नेहरू पैनिक्ड। नेहरू लिटरली सरेंडर्ड इंडिया's head under the American president, wrote a letter and say, give us weapons, give us fighter aircraft, give us your pilots. इधर नॉन अलाइनमेंट करे जा रहे हैं। जब सिचुएशन बुरा हो गया, चाइनीज could have marched on, but we had to go to them. जब मॉलडीव्स में, तो सब सोच याद नहीं रखना, मॉलडीव्स में जब 12-13, एक चीज तो है इंटरव्यू के लिए पब्लिकली कभी नहीं बोलना, पब्लिक पोजीशन फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए, बट समझना तो चाहिए कि क्या है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब यह है कि देयर इज नो क्लियर डिमार्केशन। इंडिया अपने आप अपना सोच आया है, चाइना अपने सोच बनाया है कि नो ये सारे हमारा है, चल रहा है राउंड्स एंड राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ डायलॉग। तो हम चाह रहे हैं कि ये अपना है, बट चाइना अगर वहां इधर पेट्रोलिंग बंद कर दिया या अपना सोल्जर वहां डिप्लॉय कर दिया, हम सोचते हैं चाइनीज आर अगेन कमिंग टू अटैक अस। बीजिंग में जाएंगे और देखेंगे चाइना इज ट्राइंग टू कंट्रोल इट्स पोजीशन, इधर वैकेंट था और इंडियन लोग उसमें पेट्रोलिंग कर रहे हैं। राइट, रॉन्ग, हु विल डिसाइड? टू वेज ऑफ डूइंग, मोर टॉक, मोर डायलॉग, मोर कंप्रोमाइज, स्टैंडिंग, रेजोल्यूशन, और थर्ड पार्टी। आइदर इंडिया और चाइना विल एक्सेप्ट थर्ड पार्टी, और नेगोशिएशन चल रहा है। गेम ऑफ पेशेंस। Chinese wait for decades, years. They are long term. जल्दबाजी में होता, ये अपना है, ये दे दो, या टू जल्दबाजी वाले। बट अगर हम पेशेंस रख के, अभी बढ़ रहा है पेशेंस धीरे धीरे, तो देन इट लाइक दिस सब नहीं होने का। एक मेन कारण ये है, ये भी ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, अमेरिका एक डिक्टेटरशिप। एक डिक्टेटर ने जो डिसाइड करता है तो इंटरनल चैलेंजेस नहीं होते। इंडिया में डेमोक्रेटिक काफी लंबा चौड़ा होता है और विद इन द पॉलिसी में इतना खींचाता नहीं होता है। इंडिया अगर एक इंच भी दे दिया उधर, इमीडिएटली कांग्रेस पार्टी बोलेगा बीजेपी ने अपना लैंड सेल कर दिया, दान में दे दिया, या हार गया, चाइनीज के ऊपर माथा टेक दिया, होगा कमिंग ऑन द वे, बाय द वे। अदरवाइज ये इतना डिफिकल्ट। शुरू में तो चावल ही बोली जाता तो भाई ये तेरा ये मेरा है, नेहरू बोला नो, बाद में उन्होंने अटैक कर लिया, कब्जा कर लिया।
अरुणाचल बोलते हैं साउथ तिब्बत, वो काफी खेल खेल रहे हैं। पहली बार हम देख रहे हैं कि एक सरकार ऐसे आई है जो सरकार आप चाहते हो ढंग से फॉलो कर रहा है। पहले तो टाइट लिप चाइना कुछ कर दिया मनमोहन सिंह, अभी ये सरकार बोल रहा है, फॉरेन मिनिस्टर स्पीक्स लाउडली, तो बट सेइंग दैट एवरीथिंग वी आर डूइंग इज करेक्ट, एवरीथिंग वी आर डूइंग इज रॉन्ग, बाहर ऐसे ही बोल, बट हमें समझना पड़ेगा वट एग्जैक्टली व्हाई द थिंग, क्या एविडेंसेस है, हमारा क्या एविडेंसेस है।